नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में, जहां हम लाते हैं वो सच्चाइयां जिन्हें सेक्युलर गैंग छिपाने की कोशिश करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप भी सच्चाई के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि भारत सच्चाई से नहीं डरता, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं वो एक्सपोज जो बाकी मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए अब आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। दिल्ली में आग लगी और पीछे से किसी ने माचिस जलाई। कौन था वो चेहरा? कौन थे वो लोग जिन्होंने देश की राजधानी को सुलगाया और अब अदालत में बन गए निर्दोष? जी हाँ, आज हम खोलने जा रहे हैं उस साजिश का पूरा सच, जहां अदालत में दलीलें दी जा रही हैं कि उमर खालिद तो दिल्ली में था ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो मौजूद नहीं था तो फिर दंगों की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? और ये भी याद रखिए, जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। अब शुरू करते हैं आज का बड़ा खुलासा। दिल्ली में नहीं था उमर खालिद तो दंगों के लिए कैसे हुआ जिम्मेदार? कपिल सिब्बल की दलील और शर्जील इमाम का कबूलनामा, एक झूठ का पर्दाफाश। देश के सामने फिर एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या 2020 के दिल्ली दंगे अचानक भड़के थे, या फिर वो किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा थे, जिसमें कुछ चेहरे पर्दे के पीछे रहकर आग भड़काने का काम कर रहे थे? और अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो वही पुराने चेहरे, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अपने पुराने अंदाज में न्यायपालिका को भी अपनी चालों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल, जो कोई कांग्रेस की सरकार के कानून मंत्री रहे, आज अदालत में एक ऐसे व्यक्ति की पैरवी कर रहे हैं जिस पर आरोप है कि उसने देश की राजधानी दिल्ली को जलाने की साजिश रची। नाम है उमर खालिद। वही उमर खालिद जो कभी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने पर चर्चा में आया था। वही उमर जिसने शाहीन बाग और जामिया के मंचों से लगातार सिविल डिसओबियंस यानी नागरिक अवज्ञा की बात की थी। और आज जब अदालत में उनसे सवाल जवाब मांगा जा रहा है तो कपिल सिब्बल का तर्क है वो तो दंगे के वक्त दिल्ली में थे ही नहीं, फिर कैसे जिम्मेदार हुए? अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गोली चलाने के वक्त मौजूद नहीं है पर उसने लोगों को पहले ही उकसा दिया हो, आग भड़काने की बात कही हो, माहौल जहर से भर दिया हो, तो क्या वो दोषी नहीं होगा? कपिल सिब्बल का कहना है कि माय लॉर्ड उमर खालिद उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, लेकिन सच्चाई यह है कि दंगे किसी एक दिन नहीं हुए थे। ये एक प्रक्रिया थी, धीरे धीरे पनपती नफरत की, संगठित रूप से फैलाए गए फेक नैरेटिव्स की, और सीएए एनआरसी के बहाने जनता को भड़काने की एक सुनियोजित योजना थी। कपिल सिब्बल यह बात तो कह देते हैं कि खालिद मौजूद नहीं था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किसने भाषणों में बार बार भारत से आज़ादी की बात कही, किसने जामिया और शाहीन बाग के धरनों को एक आंदोलन नहीं बल्कि रेसिस्ट स्टेट के खिलाफ रेवोल्यूशन बताकर हवा दी, और किसने लोगों को चक्का जाम करने, सड़कें रोकने, पुलिस पर पत्थर फेंकने की सलाह दी। और इन सबके बीच आता है एक और नाम, शर्जील इमाम। वही शर्जील जिसने खुले मन से कहा कि अगर हमारे पास मर्द है तो हमें असम को भारत से काट देना चाहिए। जी हाँ, यह वही व्यक्ति है जो अब अदालत में यह बात मान चुका है कि उसने चक्का जाम की बात जरूर कही थी। अब सवाल यह है कि अगर शर्जील का बयान भी एक राजनीतिक एक्सप्रेशन है तो फिर आतंकवाद और राष्ट्र विरोध के बीच की रेखा कहाँ खींची जाएगी? 2020 के दिल्ली दंगे किसी आकस्मिक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं थे। ये सुनियोजित नफरत के नेटवर्क का नतीजा थे, जिनकी जड़ें जेएनयू, जामिया और शाहीन बाग जैसे नैरेटिव प्रैक्टिस में बोई गई थी। कपिल सिब्बल अदालत में चाहे जितनी कानूनी बाजियां मार ले, लेकिन देश जानता है कि जब कोई व्यक्ति मंच से कहता है कि हमें सड़कों पर उतरकर सरकार को झुकाना होगा, तो वो केवल एक विचार व्यक्त नहीं कर रहा होता, वो एक साजिश का ब्लूप्रिंट पढ़ रहा होता है। अब जरा उस वक्त के हालात याद कीजिए। सीएए और एनआरसी को लेकर झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार फेक न्यूज फैलाई गई। कश्मीर से लेकर असम तक जंग छेड़ने जैसे नारे दिए गए, और इसी माहौल में धीरे धीरे दिल्ली को जलाने की तैयारी हुई। अब अगर कपिल सिब्बल अदालत में यह कहते हैं कि उमर खालिद मौजूद नहीं थे, तो इसका क्या मतलब? यह है कि अपराध केवल भौगोलिक उपस्थिति से साबित होता है,
अगर किसी ने पहले से लोगों के दिमाग में जहर भरा हो, अगर किसी ने महीनों तक लोगों को उकसाया हो, अगर किसी ने यह रणनीति बनाई हो कि पुलिस को रोकने के लिए महिलाएं सामने रहें और पीछे से पत्थरबाजी की जाए, तो क्या वह निर्दोष कहलाएगा? यहां अदालत का यह सवाल नहीं है कि यहां देश के नागरिकों का सवाल है। और दिलचस्प यह है कि इस पूरी लड़ाई में कानूनी ढाल बनकर सामने आते हैं वही लोग जो हर बार राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखते हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील कहते हैं कि यह फ्री स्पीच का मामला है, लेकिन वही वकील कभी उन निर्दोष नागरिकों के लिए आवाज नहीं उठाते जिनके घर जला दिए गए, जिनकी दुकानों को लूट लिया गया, जिनके बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने तिरंगा उठाया था। सवाल यह है कि क्या फ्री स्पीच का मतलब यह है कि देश के खिलाफ जहर उगले और फिर कहे कि मैं तो बस बोल रहा था? क्या लोकतंत्र का यह मतलब है कि कोई समाज में आग लगाए और फिर अदालत में कहे कि मैं तो वहां था ही नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है तो देश भर के लोगों की निगाहें टिकी है कि क्या न्याय केवल तकनीकी बातों पर टिकेगा या फिर उस गहराई तक जाएगा जहां असल साजिश की जड़ी छिपी है। क्योंकि यह केवल एक केस नहीं, यह भारत के खिलाफ रचे गए मानसिक युद्ध का हिस्सा है। और इस युद्ध में नारे, भाषण और अफवाहें सब हथियार बन चुके हैं। अगर आप 2020 की पूरी टाइमलाइन देखें तो पाएंगे कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके नेटवर्क ने धीरे धीरे माहौल को इतना जहरीला बना दिया कि आम आदमी सड़कों पर उतर आया। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि सरकार मुसलमानों को बाहर निकाल देगी। फेक वीडियोस, ट्विटर कैंपेन और विदेशी पोर्टल्स पर लेख, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इन सब के बीच जब दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की जान चली गई, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई और देश की राजधानी 3 दिन तक जलती रही। अब अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं तो इतने सारे कोऑर्डिनेटेड एक्शन किसने करवाए? सच्चाई यह है कि यह पूरा खेल एक नैरेटिव वॉरफेयर का था, जहां कुछ चेहरे भारत को बदनाम करने में लगे थे, कुछ लोग अदालतों में उनकी पैरवी कर रहे थे और कुछ विदेशी एजेंसियां इस आग में घी डाल रही थी। कपिल सिब्बल जैसे वकील अदालत में लॉजिक ढूंढते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि किसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, किसने एक्शन का टाइम आ गया है जैसे मैसेज भेजे थे, किसने विदेशों से फंडिंग लेकर शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट चलाए। उमर खालिद का बचाव करने वाले कहते हैं कि उसने किसी को सीधे हिंसा के लिए नहीं कहा, पर क्या आप जानते हैं कि उसके भाषण में क्या कहा गया था? उसने कहा था कि जब ट्रंप भारत आएंगे हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारी आवाज क्या है। और कुछ ही दिनों बाद जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, उसी दौरान दंगे फूटे। क्या यह संयोग था या सोची समझी टाइमिंग? शर्जील इमाम का बयान भी सुनिए। वो कहता है कि अगर हम सड़कों पर उतर आए और रास्ते बंद कर दें तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी। अब वो कोर्ट में कहता है कि हाँ, मैंने चक्का जाम की बात कही थी लेकिन हिंसा की नहीं। पर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि जब सड़कों को बंद करने से एम्बुलेंस नहीं जा सकी, लोग फंस गए और पुलिस पर हमला हुआ, तो क्या वो हिंसा नहीं थी? कपिल सिब्बल अदालत में इन सब का बचाव करते हैं और बार बार कहते हैं कि राजनीति है, अपराध नहीं। लेकिन यही तो देश की त्रासदी है, जब राजनीति के नाम पर देशद्रोह को डिबेट बना दिया जाए, जब देश की अखंडता पर वार करने वाले को एक्टिविस्ट कहा जाए, जब लोग इनका विरोध करें उन्हें भक्त, फासिस्ट और नैरेटिव के दुश्मन कहा जाए। आज कपिल सिब्बल अदालत में कानून की किताबें पलट रहे हैं, पर देश के लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम की सोच की किताब पढ़ चुके हैं। वो सोच जो कहती है कि हमें संविधान का इस्तेमाल संविधान को गिराने के लिए करना चाहिए। वो सोच जो कहती है कि लोकतंत्र की आज़ादी का इस्तेमाल भारत को तोड़ने के लिए करो। और यही वजह है कि यह केवल एक केस नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई है। दोस्तों, आज जरूरत है इस सच्चाई को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की जो अब भी फ्री स्पीच के नाम पर झूठे नैरेटिव्स में उलझा हुआ है। कपिल सिब्बल, उमर खालिद और शर्जील इमाम ये नाम महज व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का प्रतीक है। वो विचारधारा जो भारत को अंदर से कमजोर करना चाहती है, जो हर बार देश की अदालतों और मीडिया में पीड़ित बनकर सामने आती है और हर बार देश की जनता के भरोसे पर वार करती है। सवाल ये नहीं कि उमर खालिद दिल्ली में था या नहीं, सवाल यह है कि उसकी सोच आज भी कितनों के दिमाग में जिंदा है। कपिल सिब्बल जैसे वकील अदालत में कानून की बातें करेंगे, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि सच क्या है। कौन है जो देश की दीवारों में दरार डालना चाहता है? कौन है जो हर बार भारत माता के नाम पर खड़ा रहता है? तो अगली बार जब आप सुने कि उमर खालिद निर्दोष है क्योंकि वो दंगे के वक्त मौजूद नहीं था, तो याद रखिए, गोलियां चलाने वाला जरूरी नहीं
गोलियां चलवाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। और इस केस में बात गोलियों की नहीं, बात विचारों के जहर की है जो दिल्ली की सड़कों पर फैलाया गया था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई भारत के हर नागरिक तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर करें। कमेंट में लिखिए कि भारत सच जानता है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सच बोलने से डरते नहीं। बने रहे द न्यूज जोशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।